जय हिंद बच्चों। क्लास 9 के साइंस का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि पदार्थ क्या था, मतलब पदार्थ की शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध। फिर इनका और वर्गीकृत किया था, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं देखी थी, इनके गुणधर्मों के आधार पर हमने इनका वर्गीकृत किया था, ताकि हमारा पदार्थ के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाए, मतलब हम पदार्थ के बारे में आसानी से अध्ययन कर पाए, उनके मूल चीजों को समझ पाए। और फिर हमने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था कि किस तरीके से हम किसी मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ हैं, हम उनको अलग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने ये भी देखा था कि कौन से मिश्रण मतलब कौन से मिश्रण को हम विसमांगी तरीके से मतलब कौन से ऐसे मिश्रण हैं उनको हम किस तरीके से अलग करेंगे, कौन सा विसमांगी मिश्रण है हम उसको किस तरीके से अलग करेंगे, या कौन सा समांगी मिश्रण है हम उनको किस तरीके से अलग करेंगे, ठीक है। तो हमने इनके बारे में कुछ प्रक्रियाओं को देखा था। आज हम कुछ नए प्रक्रियाओं को देखेंगे जो बच गए थे कल वाली क्लास में, आज हम उनको कवर करेंगे। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और ये मतलब लेंदी है, मतलब इनको समय लगेगा आपको समझने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रक्रिया है, मतलब जो उसके अभी तक हमने जो कवर किया उसके अलावा जो और एक प्रक्रिया है वो क्या है, वो सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। तो इसके पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहेंगे। आप सभी ने कपूर का एग्जांपल देखा था ना पहले वाले चैप्टर में, जब मैंने कपूर के बारे में समझाया था, और इसी प्रोसेस में समझाया था। मतलब यही एक प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जा रहा था। क्या हो रहा था? कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो कपूर था, ये डायरेक्ट इसको अगर हम वायु के संपर्क में काफी समय के लिए छोड़ देते थे, वायु के संपर्क में जब ये आता था तो ये ठोस से किस में परिवर्तित हो जा रहा था? गैस में परिवर्तित हो जा रहा था। किस में परिवर्तित हो जा रहा था? गैस में। यानी कि अगर कपूर को हम खुले वातावरण में वायु के संपर्क में छोड़ दे रहे थे एक न्यूनतम तापमान पे, तो ये क्या हो जा रहा था? ठोस से किस में परिवर्तित हो जा रहा था? गैस के अंदर परिवर्तित हो जा रहा था। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखते हैं इसके आगे की चीजें क्या है, क्यों हमने इसको यहाँ पे लिखा है। क्या ये भी एक प्रक्रिया हो सकता है जिस प्रक्रिया से हम किसी मिश्रण को अलग कर पाए, या ये भी एक प्रक्रिया हो सकता है जिससे हम परिवर्तित कर रहे थे, वो तो हमने देख लिया था। तो हम इसको अलग करने के लिए, जो मिश्रण है उनको अलग करने के लिए इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया कि कपूर जो है वो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो मतलब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है ये उन्हीं मिश्रण को अलग कर पाएगी जिनमें से कोई एक ऐसा पदार्थ हो जो कि अपने ठोस अवस्था को छोड़ करके और गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसमें हम ऐसे पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या ऐसे पदार्थ को अलग करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कोई एक पदार्थ, ठीक है, कोई एक पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था को छोड़ के गैस में बिना द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, मतलब कि कोई एक ऐसा पदार्थ इसमें होगा जो ठोस से क्या हो रहा होगा? डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो रहा होगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये अब अच्छा, इसमें हमें एक नया चीज जानने को मिलेगा, शीघ्र वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल। ये होते क्या हैं? तो ऐसे पदार्थ जो वाष्प बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। मतलब इनका वाष्प बनना आसानी, इनका इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये इवेपोरेबल होते हैं, मतलब कि इनको वाष्प बना करके वायु में उड़ाया जा सकता है, मतलब ठीक है, ये उड़ जाते हैं वायु में। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? शीघ्र वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल। ठीक है, तो इसमें जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण में कोई ना कोई एक पदार्थ जो होगा वो कैसा होगा? वोलेटाइल होगा, यानी कि शीघ्र वाष्पशील होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, कपूर का पाउडर, अगर उसके अंदर साधारण नमक मिला दिया जाए, क्या करिएगा आप? ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो भी नियम है उसके तहत करिएगा ताकि आप इसको देख पाए। तो आप क्या करिए, कपूर के पाउडर, घर से मार खाने से बचिएगा। सबसे पहला चीज की घर के परमिशन से करिएगा, ताकि अब अगर वो लोग परमिशन देते हैं तो करिएगा, वरना आपको एक्सपेरिमेंट्स में दिख जाएंगे। आप बुक में देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, और आप बड़े हो जाएंगे तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहला उदाहरण जो था कपूर पाउडर और साधारण नमक, यानी कि जब इन दोनों का मिश्रण आप देखेंगे तो मैंने मान लीजिए इन दोनों का मिश्रण यही समझ लीजिए, तो ये क्या है, चाइना डिश है, जिसको चाइना की मिट्टी, चीनी मिट्टी का प्याला बोलते हैं, चाइना डिश इसको बोलते हैं, यानी कि चीनी मिट्टी का प्याला। तो ये जो नीचे शीशे की है ना उस पर, अब इसको डायरेक्ट क्यों नहीं रखा गया, तो अगर हम डायरेक्ट रखते तो कपूर में आग लग सकती थी, या जो हमारा नमक है वो एक समझिए एक तरीके से उस अपना रूप परिवर्तित करना शुरू कर देता, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको डायरेक्ट आग के संपर्क में नहीं रखा, ठीक है। हमें इसमें से वाष्पीकरण तो कराना है, ठीक है। अब कर देखते हैं कैसे। तो हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, बर्नर ऐसे रख दिया, अब बर्नर के ऊपर हमने चाइना डिश रख दिया, अब इसके बाद से हमने नीचे से आग जलाया और इसको हमने एक कीप से ढक दिया, जिस कीप के ऊपर हमने रुई का टुकड़ा लगा रखा था, ठीक है। जो कीप था उसके ऊपर हमने क्या किया था, रुई का टुकड़ा लगा दिया था, ताकि इसके अंदर से कोई गैस बाहर ना जा पाए। तो अब इसको देखिए, जो चीनी का और उसका मिश्रण है ना, किसका मिश्रण है, कपूर का, कपूर और नमक का, कपूर और नमक का मान लीजिए मिश्रण है, ठीक है। ये कपूर और नमक का मिश्रण है। तो जब आप नीचे से इसको जलाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर से जो कपूर होगा वो डायरेक्ट गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होकर के, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर आते आते जो तापमान है वो कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस से गैस मतलब बना था, और वापस वो गैस से क्या बन जाएगा, यहाँ आकर के जब टच होगा तो वापस वो क्या बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। देखिए यहाँ ठोस था, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हुआ, वायु में उड़ा, और वापस वहां जाके तापमान उसका घट गया, क्योंकि अब ये संपर्क से दूर, वायु मतलब आग के संपर्क से ये दूर हो गया, तो यहाँ पे ठंडा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे वापस से कपूर ऐसे दीवालों पे, ये जो कीप है इस कीप के दीवालों पे ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये नीचे ये जो है वाष्प बना हुआ कपूर यहाँ लिखा भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियरली सारी चीजें दिखाई दे। देखिए सारी चीज इसमें साफ साफ लिखी हुई है कि ये ठोस बना कपूर है, ठीक है, यहाँ से वायु के रूप में ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, वाष्प बना कपूर, और इसमें क्या है, ये नमक और कपूर का मिश्रण है, ये नमक और कपूर का क्या है, मिश्रण है। इसमें कपूर जो है हमारा वो सब्लिमेबल कंपाउंड था, ठीक है, ये क्या था, सब्लिमेबल कंपाउंड, यानी कि ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, रेत और मेथिलीन बॉल, मिथाइल बॉल होता है, ठीक है, मेथबॉल जिसको बोलते हैं, मॉथ बॉल्स बोलते हैं, ठीक है, कपड़ों में डालने के लिए इनको यूज किया जाता है, ये भी होते हैं। तो रेत के अंदर आप उनको मिला देंगे तो आप देखते हैं मम्मी क्या करती है, कपड़ों के बीच में मॉथ बॉल्स को रखती है ना, जिससे कपड़ों में कोई क्या बोलते हैं वो रेसे जैसे कुछ लगते हैं, कीड़े ना लगे, ठीक है। बहुत समय तक जो कपड़े, जैसे ठंडियों के कपड़े जब वापस मम्मी गर्मी में बंद करके रखती है ना, तो उनके बीच में कुछ ऐसे फुनैन टाइप की गोली होती है, उसको रख देती है ना, तो क्या होते हैं वो कुछ समय बाद जब अगले बार कपड़े निकलते हैं तो उसमें से कुछ गायब हो जाती हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। तो असल में क्या होते हैं कि वो ठोस से डायरेक्ट किसमें परिवर्तित होते हैं, गैस में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो उन मॉथ बॉल्स को अगर आप रेत में मिला देंगे या मिट्टी में मिला देंगे तो आप उसको वापस से इस प्रक्रिया से गुजारेंगे या वायु के संपर्क में काफी समय तक रख देंगे तो वो अपने आप वाष्प बन के उड़ जाएंगे, और जो आपका रेत है वापस से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था नमक और कपूर का मिश्रण बनाया था, तब उसमें से आपको नमक अलग मिल जाएगा, नीचे नमक नीचे ही रह जाएगा और कपूर क्या होगा, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था जिसमें हम क्या करते, दो मिश्रण के दो पदार्थ, मिश्रण में जो पदार्थ थे हम उनको अलग कर रहे थे। बट वो पदार्थ कैसे थे, हमने बहुत सारे तरीके देखे ना, अब एक ही तरीके से सबको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, तो आप मान लीजिए हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, अब इसी चीज को कहीं किसी और देश में पढ़ाया जा रहा है तो उनके लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, पढ़ाई सेम हो रही है, मतलब काम जो हम कर रहे हैं वो अलग करने का ही कर रहे हैं, बट प्रत्येक मतलब एक ग्रुप बट गया है, उस ग्रुप के आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि इस ग्रुप को किस तरीके से अलग कर सकते हैं, इस ग्रुप को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने अमिश्रित द्रव का देखा था, जिसमें आप अमिश्रित में जो विलयन था, जिसमें एक से अधिक ऐसे द्रव थे जो आपस में पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, जैसे तेल और पानी, ठीक है। तो इनको अलग करने का प्रक्रिया कुछ और था, ठीक है। जो बड़े बड़े कंकड़ थे जिनको हम खुली आंखों से देख सकते थे, उनको हम हाथों से निकाल रहे थे या छन्नी की मदद से छान रहे थे, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी बन गई है ना कि हाँ इसको इस तरीके इस कैटेगरी से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है, इसको इस कैटेगरी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तब इसको समझिएगा कि ये एक सूची में से एक ऐसा प्रक्रिया है, मतलब किस सूची में से अलग करने के, पृथक्करण जिसको बोलते हैं, ठीक है, पृथक्करण जिसको बोलते हैं, उनमें से ये एक प्रकार का था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ठीक है। जिसकी प्रक्रिया से हम क्या कर रहे थे, ऐसे मिश्रण को अलग कर रहे थे जिसमें से एक क्या हो, शीघ्र वाष्पशील हो, ठीक है। कैसा हो, शीघ्र वाष्प यानी कि वोलेटाइल हो,
ठीक है, जो इजिली क्या हो, वेपराइज हो जाए, ठीक है, मतलब इवेपोरेशन बन के उड़ जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अब अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। अगला जो टाइप है वो है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे कुछ इस पार्ट को मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ। यहाँ पे जो क्रोमा शब्द है, ठीक है, यहाँ पे जो ये क्रोमा शब्द है, इसका मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर, या आप रंग से संबंधित चीजों को देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब अब जब रंग दिया है तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें, यहाँ पे एक पेपर आती है, ठीक है, फिल्टर पेपर जिसको बोलते हैं, जिसको आप फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं, तो उस तरीके के पेपर को यहाँ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा पेपर आता है जिस पेपर, आप साधारण पेपर को भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से, मैं यूं बताऊं कि थोड़ा सा पेपर जो है, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको देखेंगे कि बहुत खुरदरे सी चीज है, एक जैसे हमें टच करने में बहुत कैसा सॉफ्ट सा दिखाई देता है, ऐसा होता नहीं है वो, ठीक है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ रफ सा सरफेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये वो पेपर है, उसी तरीके का भी ये पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई रंग बनाया गया, जैसे मान लीजिए लाल रंग, आप अपने पेन की इंक से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्या करिए, जेल पेन ले लीजिए, जो जेल पेन आता है ना, जेल का पेन ले लीजिए, और किसी पेपर पे, किसी एक ऐसे पेपर रख लीजिए, किसी पेपर पे आप उसको अच्छे से ऐसे काफी देर तक चलाएं, मतलब उसका एक बड़ा सा वो बना लें, ठीक है, ऐसे बड़ा सा एक डॉट बना लें, वो बड़ा सा, या ऐसे रंग दीजिए। आप इसको जब पानी में डिप करोगे, पानी के अंदर डुबाओगे, ऐसे जैसे ग्लास में देखिए इनको डुबाया गया है ना, तो बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं डुबाना है, एक ऐसे लेवल तक डुबाना है कि ये पूरा ऐसे बस हल्का सा टच हो। मैं लेयर बना देता हूँ, कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसे बस एक हल्का सा लेयर रहे पानी का, ठीक है, ये ऐसे कुछ, और इसको आप किसी दूसरे पेपर उस पर लटका दीजिए, ऐसे देखिए ऐसे है ये, इस पे, तो पेपर को जो है इस पे ऐसे लटका दीजिए किसी चीज पे। तो यहाँ तक अगर आप पानी छोड़ेंगे, ठीक है, आप कुछ समय बाद जब इसको छोड़ के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत सारी लेयर बनी होगी, ठीक है। इस पे जो ये एक गाढ़ा लेयर बना होगा, ठीक है, ऐसे एक उससे परतें बनती चली जाएंगी, एक उससे हल्की परत बन जाएगी, ठीक है। आप इसको देखेंगे और पतली पतली ऐसे परतें बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कई परतों में ये रंग जो है बढ़ चुका है। तो ये जो रंग होते हैं इनके कितने, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्के हैं, फिर यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे काला जैसा कुछ दिख रहा है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत पतला हल्का रंग है, फिर यहाँ पे उससे गाढ़ा रंग, यहाँ पे बहुत गाढ़ा है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक हल्का रंग, फिर उसके गाढ़ा। तो ये जो ये जिस प्रक्रिया से अलग हो रहा है वो प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इनमें एक होती है कोशिका की कार्रवाई, जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है। तो जो आप पेपर को रखेंगे, देखेंगे कि आप पेपर के किनारे एक बूंद डालिए, अब देखिए वो धीरे धीरे फैलते जाता है ऊपर की तरफ, तो कैपिलरी एक्शन ही होता है जिससे वो चढ़ता है, मतलब, ठीक है। ये जो होती है कोशिका, उस कैपिलरी को बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका की कार्रवाई होती है। अब ये आपके शरीर में जो कोशिका है उस कोशिका की बात नहीं चल रही है यहाँ पे केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे पाइप्स की तरह काम करें, बहुत छोटी पतली, जिसमें छिद्रित आप बोल सकते हैं, तो उस तरीके का कोई पदार्थ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने आप किसी कॉर्नर पे मान लीजिए एक बूंद की पानी आपने डाला, अब अगर वो देखेगा हल्का हल्का, अब आप नहीं देख पाएंगे उस छेद को, आप माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हो, जो छिद्र है उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसी को कैपिलरी राइज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। जैसे कि जो ये आपका कोशिका कार्रवाई है, ठीक है, कोशिका का एक्शन जो अपनी प्रक्रिया कर रही है, ठीक है। तो पानी में घुलनशील। अब इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो भी पदार्थ आप अलग करेंगे, ठीक है, इस प्रक्रिया से जिस भी पदार्थ को आप अलग करेंगे वो पदार्थ पानी में घुलनशील होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पानी में घुलनशील ना हो और उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। तो सबसे जो पहली कंडीशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे मिश्रण, जैसे मान लीजिए कोई रंग वाला मिश्रण है, अगर वो मिश्रण पानी के अंदर घुलनशील है, पानी के अंदर सॉल्यूबल है, तो वो जाकर के क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को हम अलग करके देख सकते हैं। आप बहुत सारे जो आपके इंक हैं, जैसे आप जो पेन यूज करते हैं, उनके इंक को भी आप अलग करके देख सकते हैं कि जो इतने सारे रंगों के इंक मिलते हैं आपको, आखिर वो रंग बने कैसे हैं,
ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रंग होते हैं, उनको अगर छोड़ करके आप अन्य रंगों के पेन की जो इंक है उनको आप अलग करना चाहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किन किन रंगों से मिल करके बना है, क्योंकि प्रत्येक रंग की अपनी घनत्वता होती है, ठीक है। अपना एक वो क्या बोल सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, राइज ऑफ एक्शन होता है, मतलब कितना घनत्व है, ठीक है। तो जो ज्यादा घनत्व होगा वो कम नीचे रहेगा, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर वो रंग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक दूसरा प्रोसेस जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, अब इसका यूज कहाँ है, तो इसका ब्लड टेस्ट में कई बार लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका रक्त जांच होता है ब्लड टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। डाई बनाने में इसका यूज कई बार लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके प्रयोग थे आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। ये रक्त जांच है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अब अगला है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, या इसको क्या बोलते हैं, आसवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसवन, यानी कि आसवन की प्रक्रिया से हम किसी मिश्रण को अलग कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो मिश्रण होंगे, ये सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो ये एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होंगे, मतलब कि एक दूसरे में पूरे तरीके से मिल चुके होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये समांगी मिश्रण होंगे। कैसे होंगे, समांगी मिश्रण होंगे, ठीक है, समांगी मिश्रण, ठीक है। पहला ही पॉइंट देखिए, दो मिश्रणीय तरल, यानी कि इसको द्रव भी आप बोल सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, दो मिश्रणीय द्रव, द्रव्य अलग चीज का द्रव होता है, द्रव और द्रव्य ये दो बहुत अलग चीजें हैं। द्रव्य मतलब होता है कोई पदार्थ, और द्रव मतलब होता है कोई एक अवस्था जो पदार्थ की है, ठीक है, जो पानी की अवस्था में, यानी कि जो आसानी से बह सके उस अवस्था में हो, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसका मिश्रण लिया है, एसीटोन और पानी का मिश्रण लिया है। किसका पानी लिया है, एसीटोन और पानी का, इन दोनों का मिश्रण लिया गया है। किसका, एसीटोन और पानी का मिश्रण, जो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। पानी का जो क्वथनांक बिंदु है, पानी की जो क्वथनांक बिंदु है, ठीक है, पानी की जो क्वथनांक बिंदु है वो लमसम 100 डिग्री के सेल्सियस, लमसम क्या 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो एसीटोन की मतलब क्वथनांक बिंदु है वो कुछ 60, 65, 70 के आसपास में पड़ता है, एग्जैक्टली भी इसको नोट कर लीजिए। तो जो एसीटोन है इसकी जो क्वथनांक बिंदु है पानी से कम है, एसीटोन की जो क्वथनांक बिंदु है वो पानी से कम है। यहाँ पे देखिए, जो क्वथनांक में अंदर कितने डिग्री का होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 100 डिग्री, इसका 70 डिग्री के आसपास आता है, 60-70 के बीच में आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये दोनों आपस में पूर्णतः मिश्रित हैं, तब इसका एक पूरा सेटअप बना लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, इन दोनों के मिश्रण को रख दिया गया, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे है, ऐसे करके ये आया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर इसका देखिए ये ऐसे है, ठीक है। अब इसके बाहर वाला जो लेयर है वो ये जो लेयर है ये, ठीक है, ये दूसरा पाइप है, ठीक है, ये वाला जो पाइप है ये दूसरा पाइप है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ऐसे मिश्रण है जो एक दूसरे में पूर्ण तरीके से घुल चुके हैं। दूसरी बात हमने ये देखा कि इन दोनों मिश्रण के क्वथनांक बिंदु में, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का क्या है, फर्क है। जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता पानी, तो ये एसीटोन है वो उससे कुछ कम पे बॉयल होगा, ठीक है। तो या उससे अधिक पे कोई चीज मिला दीजिए तो उससे अधिक पे बॉयल होगा, तो यहाँ के केस में कम है। अब क्या हो गया कि एक मटकी ले लिया गया, इसके नीचे आग लगा दिया गया। अब इसके अंदर से एक, अब ऊपर से थर्मामीटर भी लगा दिया गया। क्या है, थर्मामीटर, ठीक है, तापमान नापने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया गया। अब थर्मामीटर क्या करेगा, नापते रहेगा। अब आप क्या देखिए कि आप जो बॉइलिंग, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसकी क्वथनांक बिंदु कम होगी, वो आसानी से पहले आग में सबसे पहले वो
वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करने लगेगा, यानी कि वो तरल से गैस की तरफ परिवर्तित होने लगेगा। तो मान लीजिए मैंने एसीटोन का केस यहाँ पे लिया, तो एसीटोन जो है इसकी क्वथनांक बिंदु कम है, तो आप नीचे से आग लगाइए और थर्मोमीटर में देखिए कि जैसे मान लीजिए 60-65 के आसपास आए, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास आए, ठीक है, तो आप क्या करिए, इसके तापमान को वहीं पे रोक दीजिए। अब 60 डिग्री के तापमान पे क्या करिए, जो निरंतर आप तापमान 60 डिग्री तक प्रदान करते रहिए। तब जब देखेंगे 60 डिग्री तक आप प्रदान करेंगे तो 60 डिग्री जैसे ही होगा, इसके अंदर से एसीटोन क्या होगा, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। एसीटोन जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होगा, और गैस अवस्था में परिवर्तित होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर टच होगा, नहीं कुछ मिलेगा तो बगल से पाइप से पास होगा। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे ही इस पाइप के अंदर आएगा तो इस पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन जिसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते थे। क्या बोलते थे, संघनन, ठीक है। जिसमें क्या होती थी, कोई भी गैस तरल में परिवर्तित हो जाती, किसी भी गैस का तापमान आप घटा दे रहे थे, उसको ठंडा कर दे रहे थे, तो वो किसमें परिवर्तित हो जा रहा था, तरल में परिवर्तित हो रहा था। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। तो ये निकल करके आएगा और यहाँ पे आते ही इसमें से ठंडा पानी पास किया जाएगा, इसके अंदर से ठंडा पानी पास करेंगे, ठंडा पानी यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, ऐसे ठंडा पानी यहाँ से जाएगा, और इसको जो गैस आ रही है, ये जो गैस आ रही है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ठंडा करते रहेगा, और जब ठंडा करेगा तो गैस किस में बदल जाएगी, वापस से तरल में हो जाएगी। तो तरल आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसीटोन को क्या किया, इन्होंने कलेक्ट किया है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ना कि ये हम डिस्टिलेशन की मदद से इनको भी अलग कर पा रहे हैं। ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में पूर्ण तरीके से घुल चुके हैं, हम उनको भी अलग कर पा रहे हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ये प्रक्रिया हमें प्रयोग करना है तो दोनों के जो क्वथनांक बिंदु का अंतर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन बोल लीजिए, इतने अंतराल पे होना चाहिए। मतलब अगर किसी का 100 है तो अगले वाले का 125 होना चाहिए, या 75, इससे कम या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे में क्वथनांक बिंदु का जो अंतर है वो 25 केल्विन से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी क्वथनांक बिंदु कम होगी, हम उतना तापमान देंगे तो पहले ही अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी के अंदर से सारा एसीटोन वाष्प बन करके उड़ गया होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बचा होगा, पानी, और यहाँ बगल में आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत हमें ध्यान दे करके करना होता है, क्योंकि ये तापमान से संबंधित चीजें हैं और इसमें हमें 1-1 डिग्री सेल्सियस का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आप बड़े होंगे तो आपको करने को मिलेगा, तब आप समझ चुके होंगे सारी चीजों को। अभी आप बस इतना समझ लीजिए और किताबों में देख और समझ लीजिए, ठीक है। अभी इसको करने का प्रयत्न नहीं करिएगा, आप विफल ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास सारे यंत्र नहीं होंगे और आप उतना सटीकता से इसको मतलब इसका जो भी आपको परफॉर्मेंस करना है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप बस इसको किताबों में समझ लीजिए, प्रैक्टिकल करने का भी मौका आएगा तो आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। इसको अपने शब्दों में भी सारी चीजों को लिखिएगा कि इनके तापमान, जैसे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे नोट करा दिए, बाकी अब अपने स्वयं के पॉइंट से लिखेंगे। इसमें एक प्रोसेस संघनन प्रक्रिया यूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे यूज हो रहा है। जो पहले क्या हो रहा है, पहले कोई भी द्रव किसे परिवर्तित हो रहा है, गैस में, ठीक है। फिर गैस से वही द्रव को किसे परिवर्तित कर लिया जा रहा है, वापस से द्रव में परिवर्तित कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये देख पा रहा है ना, ये एक प्रक्रिया चल रही है, द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव, और हमने जो 2 द्रव आपस में पूर्णतः घुल चुके थे उनको अलग अलग पा लिया, ठीक है। चलिए तो देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। लिख लिया, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक चलते हैं आगे। अब अगला जो है वो भी वही है, बट अब इसमें भिन्नात्मक, यानी कि अब इसमें एक लेयर मिल जाएगी, इसमें एक ऐसी पतली सी लेयर मिल जाएगी और इस लेयर के अंदर कुछ कंकड़ भरे रहेंगे। ये कॉलम मिल जाएगी आपको, एक कॉलम बोलते हैं ना, आप घर बनता है तो कहते हैं कॉलम लगाया बोलते हैं ना ऐसा, तो ये एक ऐसा कॉलम मिल जाएगा, ठीक है, एक बड़ा सा कॉलम मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो मिश्रण है ये भी कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। और इसके भी जो मिश्रण होंगे वो कैसे होंगे, पूर्ण
पूर्ण ठीक है। परंतु इसमें एक पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिएगा, मैं पीले रंग से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है कि जब तापमान में कितने डिग्री का फर्क अंतर हो, 25 डिग्री से कम का, यानी कि यहाँ पे जो तापमान का फर्क आएगा दोनों के क्वथनांक बिंदु, बेसिकली आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्वथनांक बिंदु के तापमान में जो अंतर आएगा वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन का से कम का अंतर आएगा। ठीक है, इससे कम का अंतर आएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए दो ऐसे द्रव हैं जो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हैं, मतलब पूरी तरीके से मिल चुके हैं, तो उनको परिवर्तित करने का कौन सा प्रक्रिया है। तो आप पूछेंगे कि उन दोनों के क्वथनांक बिंदु में कितने डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन का अंतर है। अगर वो जो अंतर है 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का है तो इसके पहले वाला प्रक्रिया यूज करेंगे जिसको आसवन बोल रहे थे, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम है तो भिन्नात्मक आसवन यूज करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें आपको क्या मिल जाएगी, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि हमें जो प्रक्रिया, मतलब ये प्रक्रिया है, हम इसको घर पे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे तापमान हमें निरंतर मेंटेन करके रख के चलना पड़ेगा, जो तापमान है उसको हमें एकदम निरंतर एक जैसा समान रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी दो पदार्थों का जो क्वथनांक बिंदु 25 डिग्री से कम है, मान लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस 2, 4, 5, 10 का है। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2, 4, 5, 10 का है। तो अगर इतने का अंतराल होगा, दोनों के बीच में अगर इतने का अंतराल होगा तो हम उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने आग बढ़ाया, अचानक से आग बहुत तेजी हो गई तो 1-2 डिग्री तो ऐसे ही बढ़ा देगा। तो इसमें क्या किया गया, देखा गया कि अगर हमें इस तरीके को अलग करना है तो क्या करते हैं, एक कॉलम लगा देते हैं कि मान लीजिए जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो तो वाष्प बन के ऊपर चलता चला जाएगा, और जिसका अधिक होगा, जिसके कम वाष्प बन के ऊपर गए होंगे, वो यहीं कुछ दूर तक जाते जाते ठंडे हो जाएंगे और वापस नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी क्वथनांक बिंदु कम होगी वो ऊपर की तरफ यहाँ तक चले जाएंगे और फिर यहाँ से वही प्रक्रिया है, ठंडे होकर के और नीचे फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। और जिनकी क्वथनांक बिंदु अधिक होगी, जिनकी क्वथनांक बिंदु अधिक होगी, जिनकी क्वथनांक बिंदु अधिक होगी, ठीक है, वो यहीं रह जाएंगे, और जिनकी क्वथनांक बिंदु कम होगी वो वापस बाहर फ्लास्क में जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। और इन दोनों द्रव के बीच में जो क्वथनांक, ठीक है, इन दोनों द्रव के बीच में जो क्वथनांक बिंदु का अंतर है वो 25 डिग्री से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया है कि ये ठंडा कर देगा। जो मान लीजिए जिसका क्वथनांक बिंदु अधिक होगा, अगर वो भी किसी तरीके से वाष्प बन के वाष्प बन भी जाते हैं तो इनमें आकर के ठंडा होकर के वापस क्या होंगे, इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा उस वाले से ज्यादा फर्क नहीं था, बस यही था कि इसमें तापमान कितने का कम था, 25 के आसपास, 25 से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक कॉलम लगा दिया, तो बस इतना ही फर्क है। इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? चलिए अब अगला देखते हैं, हमें लगता है ये आखिरी होगा। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अब क्रिस्टल होता क्या है, ये नया शब्द जो है क्रिस्टल, ये क्या होता है? तो ये एक ठोस है। ये क्या है? ठोस है, जिनके चौकोर आकार है। ठीक है, इनके जो आकार होते हैं, इनका जो मैं कहूँ कि इनकी जो कॉर्नर्स होती हैं, इनके जो किनारे होते हैं बहुत शार्प होते हैं। जैसे आपने नमक और चीनी देखा है ना, तो उनके कण देखते हैं कितने शार्प होते हैं, जैसे मतलब देखने में तो ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बट मिश्री देख लीजिए, मिश्री थोड़ी बड़ी होती है, आप उसमें पहचान नहीं पाएंगे। जो बड़ी वाली मिश्री आती है
तो आप देखते हैं ना कितना किनारा उसका शेप होता है, मतलब चमकीला होता है, धारीदार कह सकते हैं आप होता है, ठीक है। या आपने असली हीरा देखा हो ना देखा हो, पर उसका माला एक आता है, आप मेले में जाइए मिलता है ना, तो आप उसको देखेंगे वो कितना शेपिंग में होता है, ठीक है, मतलब उसके किनारे कितने प्लेन से होते हैं और हर एक किनारे आपको महसूस होंगे हाँ ये किनारा ये, मतलब आपको एक तरीके से समझिए आप चौकोर आकार के कोई चीज देख लीजिए, ठीक है, या वर्ग के आकार का हो तो इस तरीके से। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्रिस्टल्स है, ठीक है, नमक के क्रिस्टल, नमक के क्रिस्टल। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मान लीजिए सबसे बेहतर एग्जांपल हम लेते भी हैं, हमने नमक और पानी का घोल बना लिया, ठीक है, हमने क्या किया, नमक और पानी का घोल बना लिया, अब हमें वापस नमक चाहिए, तो हमने एक प्रक्रिया इवेपोरेशन वाला किया था, तो ये इवेपोरेशन का ही एक मैं कहूँ कि एक आधुनिक वर्जन बोल सकते हैं, एक आधुनिक हिस्सा है जिसमें आपको क्या करने को मिल रहा है, जैसे ये देखिए आप इसका घोल बना के तैयार कर लिए, आप इसको आग में जलाइए तो इसके अंदर से जो द्रव वाली चीज होगी, जो पानी होगी वो वाष्प बन के उड़ जाएगी, और जो ठोस पदार्थ होंगे वो यहाँ नीचे लेयर में क्या होंगे, ऐसे जमते चले जाएंगे, जो ठोस होंगे ये नीचे लेयर में जम जाएंगे, तो ये क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है, ये जो है क्रिस्टल है। तो आप जैसे इसमें किसको अलग कर सकते हैं, चीनी पानी को, ठीक है, चीनी पानी को, चीनी नमक को, नमक पानी को, नमक पानी को, तो आप इन सब मिश्रण को अलग कर सकते हैं। मैं यूं कह लूं कि आप इसमें विलयन को भी, विलयन जो आप बना के तैयार कर रहे हैं तो कुछ विलयन को भी आप अलग कर सकते हैं, और समांगी मिश्रण, विसमांगी नहीं, ये कैसे मिश्रण होंगे, ये समांगी मिश्रण होंगे, ठीक है। तो ये चीज था, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है, जिसमें आप किसी मिश्रण के पदार्थों को क्या कर रहे थे, आप अलग कर रहे थे, ठीक है। अब हम अगला एक दो लेक्चर और इस पे करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, एक माइंड मैप आपको देंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा, ठीक है, और क्या चीजें जो भी आपकी अभी तक बची हुई होंगी, ठीक है, इस चैप्टर में आप एक बार किताब से भी पढ़ लीजिएगा, कुछ जो चीजें बची होंगी हम आने वाले लेक्चर्स में उसको कवर अप कर देंगे। वैसे तो मेरे जानने में कोई सारी चीजें बची नहीं है, सारी चीजें हमने कवर किया, और एक पूरी अच्छे से हम जैसे मेहनत कर रहे हैं आप भी करिए, ठीक है। हमारी टीम, प्रचंड प्रयास की टीम और आप अगर मिल जाएंगे, दोनों अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।